भाई जरा सोचो, मैं तो बस एक सीधा साधा मामूली सा मछली काटने वाला मछुआरा था। लेकिन भाई के पास वो पावर थी कि एक झटके में हजारों किलो की चट्टान के दो टुकड़े कर दूं। यहां तक कि आसमान से कड़कड़ाती हुई बिजली भी गिरे तो भाई उसे बीच से चीर दे। और ये सब क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई इस दुनिया में क्रॉसओवर करके आया था। पिछले 20 सालों से मैंने अपनी रगों में बहने वाले खून और ताकत को इस कदर बढ़ाया कि सारे कायदे कानून ही तोड़ दिए। लेकिन मैं कोई शो ऑफ करने वाला छपरी नहीं हूं। मैंने सोचा कि जब तक इस दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा नहीं बन जाता, तब तक चुपचाप अंडरग्राउंड रहूंगा। अपनी औकात छुपाकर बस अपना काम करता रहा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड लिमजी आओ मेरे सामने आई। अकेले नहीं, बल्कि एक चमचमाते महंगे कपड़ों वाले रईसजादे को साथ लेकर। उसने बड़े घमंड से मुझसे कहा, लू चेन, अब हमारे बीच वो बात नहीं रही। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ये तियानहाओ है, एक सेकंड स्टेज डांसर। सिर्फ यही मुझे वो रुतबा और सिक्योरिटी दे सकता है जो मुझे चाहिए। इस कार्ड में 10 लाख हैं। पासवर्ड मेरा बर्थडे है। इसे लो और अपनी जिंदगी काटो। ये कहते हुए उसने वह बैंक कार्ड किसी भीख की तरह उस चॉपिंग बोर्ड पर फेंक दिया जिस पर मैं मछलियां काटता था। मैंने पहले उस कार्ड को देखा, फिर नजरें उठाकर उसकी जाती हुई पीठ को देखा। दिल में थोड़ा दर्द तो हुआ, उस रिश्ते के खत्म होने का इमोशन भी था, लेकिन हंसी भी आई। मैंने मन ही मन सोचा, अरे मेरी मासूम पूर्व प्रेमिका, सेकंड स्टेज डांसर। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारा यह भाई 2 साल पहले ही थर्ड स्टेज पार कर चुका है। खैर, मुझे भी लगा कि अब इस छोटी सी मछली मंडी से बाहर निकलकर दुनिया देखने का वक्त आ गया है। अगली सुबह मैं रोज की तरह सुपरमार्केट नहीं गया। मैंने अपना सबसे बेहतरीन सूट पहना और सीधा सीक्रेट रियलम लाइव स्ट्रीमिंग ब्यूरो के हेडक्वार्टर पहुंच गया। मैंने काउंटर पर बैठे एचआर की महिला से बड़े अदब से कहा, नमस्ते, मैं यहां सीक्रेट रियलम लाइव स्ट्रीमिंग एंकर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूं। उस महिला ने मुझे सिर से पैर तक देखा। मैं दिखने में काफी जवान था, तो उसने अजीब सी शक्ल बनाकर पूछा, क्या तुम्हारे पास इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस भी है? मैंने पूरी सादगी और संजीदगी से जवाब दिया, जी, मैं शाओ पेंगलाई सुपरमार्केट के फ्रेश फूड सेक्शन का चीफ मुख्य मछुआरा हूं और लगातार 20 सालों से फिश मार्केट स्किल कंपटीशन का चैंपियन रहा हूं। यह सुनते ही उस महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और तंज कसते हुए बोली, यहां सिर्फ मछली काटने से काम नहीं चलेगा भाई साहब, ये कोई बाजार नहीं है। मैंने कोई बहस नहीं की। इमोशंस को काबू में रखा, अपनी कमर से बंधी मछली काटने वाली छुरी निकाली और बिना किसी तामझाम के हवा में बस एक बार लहरा दी। वह महिला मेरी इस हरकत पर गुस्सा होने ही वाली थी कि तभी एक जोरदार कड़कड़ाने की आवाज हुई। पूरे हॉल का कीमती संगमरमर का फर्श ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। फर्श के नीचे की काली जमीन साफ दिखने लगी। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे ठीक पैर के पास से शुरू होकर हॉल के बाहर गेट तक पूरे 20 मीटर लंबी एक गहरी दरार खिंच चुकी थी। लेकिन सबसे कमाल की और डराने वाली बात जानते हो क्या थी? उस दरार की जद में जितने भी लोग खड़े थे, उनमें से किसी को एक खरोंच तक नहीं आई थी। कंट्रोल ऐसा कि तबाही भी मची और किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब उस एचआर वाली मैडम की हालत देखने लायक थी। उनका मुंह झटके से ऐसा खुला का खुला रह गया, मानो उसमें पूरा का पूरा मुर्गा समा जाए। वो एचआर वाली मैडम सिर्फ इसलिए सदमे में नहीं थी कि मैं कोई कुंवर योद्धा मैं हूं। उनकी असली हवा तो इसलिए सरक गई थी क्योंकि मैंने बिना जमीन को छुए सिर्फ हवा में चाकू लहराकर वो खतरनाक स्वॉर्ड क्यूई पैदा कर दी थी। ये कोई ऐसा वैसा खेल नहीं था बाबू भैया। ये वो कारनामा था जो सिर्फ फौरत स्टेज मास्टर के बड़े बड़े सुरमा ही कर सकते हैं। बेचारी मैडम को होश आने में अच्छा खासा टाइम लग गया। उन्होंने जोर से थूक गटका, उनका गला सूख चुका था। फिर हकलाते हुए बोली, कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको हमारे डिप्टी डायरेक्टर के पास ले चलती हूँ। कुछ ही देर में वो मुझे डिप्टी डायरेक्टर के आलीशान केबिन में ले गईं। वहां खिड़की के पास एक रौबदार साहब खड़े थे और पास के सोफे पर एक बेहद खूबसूरत प्यारी सी लड़की बैठी थी। जैसे ही हम अंदर गए, उस लड़की ने अपनी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी पानीदार आंखों से मुझे देखा। उसकी नजरों में मेरे लिए एक अजीब सा कौतूहल था। खैर, तुम्हारा भाई तो ठहरा शरीफ और तमीजदार बंदा। मैंने बड़े अदब से उनसे पूछा, नमस्ते सर, मैं यहाँ सीक्रेट रियलम लाइव स्ट्रीमिंग एंकर की पोस्ट के लिए आया हूँ। मुझे इसके लिए क्या टेस्ट देना होगा? खिड़की के पास खड़े साहब धीरे से घूमे, चेहरे पर सोने के फ्रेम का चश्मा और लुक ऐसा मानो पूरी दुनिया का ज्ञान इन्हीं के पास हो। बड़े एटीट्यूड में बोले, बहुत सिंपल है, बस हमारा वॉरियर टेस्ट पास करना होगा। देखो भाई, मैं बहुत बिजी आदमी हूं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। तुम बस यहीं इसी वक्त अपना सबसे खतरनाक और बेस्ट अटैक मेरे ऊपर करो। मैंने उस छोटे से केबिन को चारों तरफ से देखा। मेरा तो दिल बैठ गया भाई। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, क्या आप सच में श्योर हैं कि मैं अपना सबसे बेस्ट अटैक यहीं इस कमरे में आपके ऊपर करूं? मेरे बगल में खड़ी एचआर वाली मैडम ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर
डर के मारे बंद कर लिया। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही आंखें डोनेट करने वाली हों। लेकिन हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब सूझे हुआ अपनी ही धुन में मरे जा रहे थे। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने चश्मे को नाक पर थोड़ा ऊपर चढ़ाया और ओवर कॉन्फिडेंस में बोले, अरे मियाँ, घबराओ मत, टेंशन फ्री रहो। जब मैं खुद कह रहा हूं कि तुम और भाई, अभी उनके मुंह से पूरी बात निकली भी नहीं थी कि अचानक एक कड़कड़ाती हुई बिजली जैसी तेज रोशनी चमकी। सूझे हुआ ने अपनी जान बचाने की नेचुरल आदत से ऊपर की तरफ देखा। भाई साहब, उस एक सेकंड में उनका पूरा खून जम गया। पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ऐसी कंपकंपी छूटी कि उन्हें साक्षात यमराज और अपनी मरी हुई परदादी हाथ हिलाकर बुलाती हुई दिखने लगी। कमरे की खाली हवा में मेरी अदृश्य तलवार की ताकत इस कदर आपस में गूंथ गई थी कि उसने एक खौफनाक विशालकाय तलवार की शक्ल ले ली थी, जिससे ऐसी भयानक एनर्जी निकल रही थी कि अच्छे अच्छों का दम घुट जाए। अरे तेरी की, ये क्या बकवास है? डिप्टी डायरेक्टर साहब का वो पढ़ा लिखा, शांत और सोबर वाला मुखौटा एक झटके में उतर गया। हवा में तलवार की शक्ल बनना, इसका मतलब यह लौंडा कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि 4th स्टेज का साक्षात्कार है। और हमारे डायरेक्टर साहब, वो खुद तो सिर्फ एक मामूली 3rd स्टेज के डांसर थे। इस खौफनाक और तबाह कर देने वाली ताकत के सामने वो एक तिनके के बराबर भी नहीं थे। अब वो मन ही मन रो रहे थे कि भाई, इस मॉन्स्टर से मैं खाक लड़ूंगा, मेरी तो यहीं कब्र खुद जाएगी। जैसे ही मैंने वह तलवार हवा में लहराई, ऐसा लगा जैसे किसी भूत ने पूरे ऑफिस को पकड़कर जोर जोर से हिला दिया हो। दीवारों पर बारीक बारीक दरारें पड़ने लगीं, मानो बेचारा कमरा मेरी उस कातिलाना तलवार की एनर्जी का प्रेशर झेल ही नहीं पा रहा था। अब हमारे डायरेक्टर साहब सूझे हुआ की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी दोनों बाहें छाती पर क्रॉस कर लीं, अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंक दी, जिससे उनके शरीर पर एक लाल रंग की पतली सी शील्ड बन गई। बेचारे अपनी आखिरी सांस तक खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल अय्या आ उनके मुंह से ऐसी चीख निकली जैसे किसी ने उनकी दुम पर पैर रख दिया हो। वो कटी पतंग की तरह हवा में उड़े और सीधे पीछे की दीवार से जा टकराए। दीवार पर बकायदा एक्स शेप, एक बड़े से पुतले की तरह में छपने के बाद वो धीरे से फिसलकर नीचे गिर गए। वो HR वाली मैडम तो डर के मारे कांपने लगीं। उन्होंने तुरंत दौड़कर डायरेक्टर साहब के कंधे को संभाला। यहां तक कि सोफे पर बैठी वो सुंदर लड़की सू श्याओनुआन का चेहरा भी सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। अब जरा हमारे डायरेक्टर साहब का हुलिया देखिए। बाल ऐसे बिखरे थे जैसे अभी अभी बिजली का झटका खाकर आए हों। मुंह के कोने से खून बह रहा था और हालत इतनी पतली थी कि पूछो मत। कहां तो 2 मिनट पहले वो चश्मा चढ़ाकर ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे थे जैसे खुद भगवान के राइट हैंड हों, और अब बेचारे भीगी बिल्ली बने थे। उन्होंने दर्द से कराहते हुए HR वाली मैडम से कहा, अगली बार अगर ऐसा कोई राक्षस इंटरव्यू देने आए तो मुझे पहले ही बता दिया करो भाई। इधर तुम्हारा भाई अपनी जादुई छुरी को हाथ में पकड़े एकदम हीरो वाले पोज में खड़ा था। मैंने बड़े ही शरीफाना अंदाज में फिर से पूछा, सर, तो क्या मैं टेस्ट में पास हो गया या अभी कुछ और भी बाकी है? डायरेक्टर साहब जमीन पर ढेर थे। उनका वो सोने का चश्मा उड़कर न जाने कहां जा गिरा था। वो पागलों की तरह अपना सिर हिलाते हुए बोले, नहीं 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 भाई साहब, आप बाप हो मेरे, मैं हार मानता हूं, आप पास हो गए। कल दोपहर ठीक 1 बजे आपका रहस्यमयी दुनिया का मिशन शुरू है। असल में वो मन ही मन जानते थे कि अगर मैंने ऐन वक्त पर अपनी ताकत का 80% हिस्सा वापस न खींचा होता तो इस वक्त वो ऑफिस में नहीं बल्कि सीधे ICU के बेड पर लेटे होते, या फिर जो परदादी उन्हें हाथ हिलाकर बुला रही थीं, उनके साथ स्वर्ग में चाय पी रहे होते। अपने भाई की ऐसी बैंडबाजी देख वो लड़की सू श्याओनुआन अपनी हंसी रोक नहीं पाई और पुच्छा करके हंस पड़ी। लेकिन फिर जब उसने मेरी तरफ देखा, वो मेरा छुरी पकड़े हुए एकदम कड़क और डैशिंग लुक, तो भाई, लड़की का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी छाती में जैसे कोई हिरण उछल कूद मचा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, ये लड़का तो मेरी ही उम्र का लग रहा है, फिर ये मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? ये कैसी तपस्या करता है भाई? कहीं यह उन छुपे हुए पुराने जमाने के अमीर मार्शल आर्ट्स घरानों अबार का वारिस तो नहीं? उधर जमीन पर बैठे सूझे हुआ भी दर्द के मारे कराहते हुए दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे। पूरे शहर में जितने भी 4th स्टेज मास्टर्स रजिस्टर्ड थे, उनकी संख्या 10 से भी कम थी, और उनमें से सबसे जवान बंदा भी कम से कम 40 साल का खूसट था। इस लड़के की उम्र देखकर उन्हें भी यही लगा कि यह पक्का किसी बड़े घराने का चिराग है। लेकिन फिर डायरेक्टर साहब के चेहरे पर एक लालची वाली मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, चलो जो भी हो, भगवान ने मेरी सुन ली। अगर ये मॉन्स्टर मेरे साथ है तो अब मैं अपने पापा की तारीफ और उनका आशीर्वाद आसानी से पा सकूंगा। अगले दिन दोपहर के ठीक 1 बजे हमारे शहर के ईस्टर्न आउटस्कर्ट्स गोन का नजारा देखने लायक था। चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग लगी थी और बंदूकें ताने दर्जनों फौजी जवान एकदम मुस्तैद खड़े थे। इधर
पूरे देश की जनता टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपक चुकी थी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई इस सीक्रेट रियलम की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली थी। कैमरे के सामने सज धज कर आई खूबसूरत एंकर वांग सिसी अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, नमस्ते प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट वांग सिसी। पिछले 1 साल से हमारे देश में कई रहस्यमयी जगहें उभर कर आई हैं, जहां गलती से चले जाने के कारण कई मासूम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिससे हर तरफ डर का माहौल है। इसीलिए सरकार ने इस बार देश के सबसे मार्शल आर्टिस्ट को इस खतरनाक मिशन के लिए चुना है। ये पूरा सफर लाइव दिखाया जाएगा, ताकि आप देख सकें कि ये जगहें कितनी खतरनाक हैं और हमारे देश के योद्धा कितने जांबाज हैं। जैसे ही कैमरा घूमा, वहां 9 योद्धा कतार में खड़े दिखाई दिए। कोई लंबा था, कोई नाटा, कुछ लड़के थे तो कुछ लड़कियां, यहां तक कि एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग भी थे, जिनकी आंखों में गजब की तेजी थी। लेकिन भाई, इन सब में एक चीज कॉमन थी। सबकी ठुड्डी आसमान की तरफ उठी हुई थी और चेहरों पर ऐसा घमंड था मानो बाकी की पूरी दुनिया उनके पैरों की धूल हो। खुद को भगवान समझ रहे थे साले। बैरिकेडिंग के बाहर खड़ी आम जनता अपनी गर्दनें ऊंची कर करके उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गए हों। सबकी आंखों में उनके लिए इज्जत और जलन साफ दिख रही थी। अब तमाशा देखो, इसी भीड़ में मेरी वो चमचमाती पूर्व प्रेमिका लिमजियाओ भी खड़ी थी। वह अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उन 9 लोगों में खड़े अपने नए नवेले बाबू यानी लियू तियानहाओ को निहार रही थी। तियानहाओ ने भी थोड़ा एटीट्यूड में आकर बस एक हल्की सी स्माइल क्या दी। भाई साहब, आसपास की लड़कियां तो ऐसे चिल्लाने लगीं जैसे अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट चल रहा हो। आसपास की लड़कियों को खुद से जलता देख लिम जियाओ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वह मन ही मन अपनी पीठ थपथपा रही थी कि वाह, क्या सही टाइम पर मैंने उस लू चेन खान से ब्रेकअप किया। सिर्फ तियानहाओ जैसा हैंडसम और ताकतवर मर्द ही मुझे वो ऐशो आराम की लाइफ दे सकता है जिसका मैंने सपना देखा था। और वो लू चेन साला जिंदगी भर सुपरमार्केट में मछलियां ही तो काटता रहेगा। वो चाहे अपनी पूरी जवानी उस मछली मंडी में घिस दे, फिर भी कभी तियानहाओ जैसी इज्जत, शोहरत और औकात नहीं पा सकता। उसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। तभी कैमरे पर लेडी एंकर ने एक एक करके सभी 9 योद्धाओं का इंट्रोडक्शन पूरा किया। लेकिन फिर उसने अपनी स्क्रिप्ट देखी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वो थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, अरे लिस्ट में तो पूरे 10 योद्धाओं के नाम लिखे हैं, तो फिर ये एक बंदा कहाँ गायब है। तभी बैरिकेडिंग के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। भीड़ को चीरते हुए हाथ में अपनी वही मछली काटने वाली छुरी लटकाए तुम्हारा भाई बड़े आराम से टहलता हुआ उधर ही आ रहा था। मैंने हाथ हिलाते हुए बड़े कूल अंदाज में कहा, अरे मैडम सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। जैसे ही मैंने एंट्री मारी, वहां खड़े लियू तियानहाओ ने अनमने मन से भीड़ में खड़ी लिमजियाओ की तरफ देखा। लेकिन उसकी खुद की शक्ल ऐसी थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इधर कैमरे के सामने खड़ी होस्ट वांग सिसी के चेहरे पर एक सस्पेंस वाली मुस्कान आ गई। वह पूरे देश की जनता को एड्रेस करते हुए चहकी, तो दर्शकों, हमारे आखिरी और 10वें योद्धा भी आ चुके हैं। इनका नाम है लू चेन, यानी आपका भाई। ऑफिशियल डिपार्टमेंट की तरफ से यह कंफर्म किया गया है कि लू चेन इस पूरे मिशन के सबसे मिस्टीरियस, सबसे छुपे रुस्तम और सबसे ताकतवर योद्धा हैं। ये सुनते ही बैरिकेडिंग के पीछे खड़ी लिमजियाओ की आंखें इतनी बड़ी हो गईं कि मानो बाहर निकलकर गिर जाएंगी। उसका पूरा दिमाग हिल गया। भाई, अभी कल ही तो उसने मुझसे ब्रेकअप किया था और अभी 2 मिनट पहले वो अपने नए बाबू के इस मिशन में होने पर ऐसे इतरा रही थी जैसे उसने कोई किला फतेह कर लिया हो। लेकिन यहां तो पूरा पासा ही पलट गया। मेरा नाम इस टीम में देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और सबसे बड़ा झटका तो उसे तब लगा जब एंकर ने मुझे सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस योद्धा बता दिया, वो भी सीधे सरकार की मुहर के साथ। वह पागलों की तरह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। साला, ये तो एक मामूली मछली काटने वाला था ना, दिन भर चाकू लेकर मछलियों के पेट चीरता था। ये अचानक इतना बड़ा सुरमा कैसे बन गया? उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा और फिर उसकी नजर बगल में खड़े सीक्रेट रियलम ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर सू जेहुआ पर पड़ी। वो बड़े साहब जो पूरे शहर को अपनी उंगली पर नचाते हैं, वो मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़कर भीगी बिल्ली बने खड़े थे जैसे मैं उनका सीनियर बॉस हूं। ये देखकर तो लिमजियाओ का बचा कुचा दिमाग भी दही हो गया। लेकिन भाई, लड़कियों का ईगो और उनका ओवर कॉन्फिडेंस तो तुम जानते ही हो। अपनी गलती मानने के बजाय उसने तुरंत अपने दिमाग में एक नया ही ताना बाना बुन लिया। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा और मन ही मन एक शातिर हंसी हंसते हुए सोचने लगी, अच्छा तो यह बात है लू चेन, मैं सब समझ गई। तुमने पक्का सरकार के इन अफसरों को बेवकूफ बनाया है, कोई फर्जीवाड़ा किया है ताकि तुम इस शो में आ सको। और ये सब तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि मुझे जला सको और मुझे वापस पा सको। हाँ, बिल्कुल यही बात है। वह बैरिकेडिंग के पीछे खड़ी होकर मुझे घूरने लगी और अपने ही घमंड में बुदबुदाई, लू चेन, अगर तुम इस घटिया ड्रामे और धोखेबाजी से मुझे वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो ना, तो लिख कर रख लो, तुम खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। सीक्रेट रियलम कोई बच्चों का खेल नहीं है।
वहां तुम्हारी यह नौटंकी तुम्हें ले डूबेगी। अब उसे क्या पता कि उसका पूर्व प्रेमिका वाला एटीट्यूड बहुत जल्द हवा होने वाला है। तभी अचानक एक क्रू मेंबर भागता हुआ आया। उसने मेरे सीने पर एक छोटा सा कैमरा फिट किया और मुझे उस खौफनाक भंवर की तरफ बढ़ने को कहा। मेरे साथ 9 और एल योद्धा भी थे, जो मेरी इस दीवानगी को चुपचाप देख रहे थे। जैसे ही हम सबने उस भंवर में कदम रखा, हमारी आंखों के सामने का पूरा नजारा ही बदल गया। जब आंखें खुलीं तो हम एक बेहद घने और डरावने जंगल में खड़े थे। वहां इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि सूरज की रोशनी तक जमीन को नहीं छू पा रही थी। अभी हम कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि सामने की झाड़ियों में जोर की हलचल हुई और भाई साहब, सामने से करीब 3 मीटर ऊंची एक खौफनाक और विशालकाय मशीन जैसी बख्तरबंद छिपकली बाहर निकली। उसकी पूरी बॉडी पर लोहे जैसी मजबूत ढाल थी और नाक पर लगा सींग इतना नुकीला था कि किसी को भी आर पार कर दे। उसे देखते ही मेरे साथ आए एक डांसर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं और वो हकलाते हुए चिल्लाया, धत्त तेरे की, ये तो 3rd लेवल का बीस्ट है। साला पैर रखते ही मुसीबत आ गई। सब मिलकर एक साथ हमला करो। लेकिन भाई, अगले ही पल जो हुआ ना, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। मैंने बिना सोचे समझे सीधे उस राक्षस की तरफ दौड़ लगा दी। हवा में एक चमचमाती हुई ठंडी रोशनी कौंधी। शू श, वो लोहे जैसी छिपकली अपनी रफ्तार में 2-4 कदम और आगे बढ़ी और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था और गर्दन का कट इतना साफ था मानो किसी ने उसे दुनिया के सबसे महंगे और धारदार लेजर कटर से काटा हो। उस सीक्रेट जोन के अंदर बाहर और लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सबका इंटरनेट ही उड़ गया हो। फिर जो कमेंट्स की बाढ़ आई, लोग पागल हो गए। अरे भाई, एक ही झटके में 3rd लेवल के मॉन्स्टर का काम तमाम। मुझे को ये बताओ कि कौन सा गांजा फूंककर मैनेजमेंट इसे सिर्फ एक मामूली शार्क हंटर बोल रहा था। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग, मेरे साथ आए वो डरपोक डांसर्स और बाहर खड़ी भीड़, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी भीड़ में लिन जियाओ भी खड़ा, बड़ी बड़ी आंखों से स्क्रीन को घूर रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लू चेन को वो अब तक सिर्फ एक मामूली सा मछुआरा समझकर उसका मजाक उड़ाता था, वो असल में इतना रहस्यमयी और खतरनाक योद्धा निकलेगा। वो मन ही मन सोचने लगा, तौबा, वो 3rd लेवल का बीस्ट था जिसकी स्किन इतनी हार्ड होती है कि बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। और इस लू चेन ने उसे एक झटके में सूली पर चढ़ा दिया। मेरी उस तलवार की गूंज लिन जियाओ के दिमाग में ऐसी बैठी कि डर के मारे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने फौरन पलटी मारी और सोचने लगा, नहीं, मुझे किसी भी तरह वापस लू चेन के पास जाना होगा। वापस पैचअप करना तो आसान ही होगा ना, आखिर लू चेन मुझसे कितना प्यार करता था। मैं बस अपनी गलती मान लूंगा, थोड़ा रोने धोने का नाटक करूंगा और उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज ले जाऊंगा। वो पक्का पिघल जाएगा और मुझे माफ कर देगा। वाह बेटा, मतलब जब तक गरीब थे तो ठेंगा, और अब जब मैं गॉड लेवल पर आ गया तो तुम्हें अपना पुराना प्यार याद आ रहा है। निकल यहां से। खैर, वहां जंगल के अंदर मुझे इन सब फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं तो अपने सिस्टम पैनल पर बढ़ते हुए नंबर्स को देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था। मन में सोचा, चलो, ये बात तो सच है कि इन बड़ी मॉन्स्टर्स को मारकर ही ज्यादा ब्लड एनर्जी मिलती है। तभी मेरे दिमाग में एक टिंग की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपकी ब्लड एनर्जी 1000 पार कर चुकी है। आपको इनाम में मिलता है माउंटेन, रिवर, सन एंड मून विजुअलाइजेशन मेथड, एक प्राचीन तकनीक जिससे आप अपनी मेंटल पावर को बिना किसी लिमिट के बढ़ा सकते हैं। गॉड लेवल का ग्रीन ड्रैगन ब्लड लाइन, जिसे एक्टिव करते ही आपकी ताकत, स्पीड और डिफेंस एक झटके में 10 गुना बढ़ जाएगी। और एक कालजयी तलवारबाजी की कला, स्वॉर्ड ओपन्स द हेवनली गेट। जैसे ही मैंने उन इनामों के इफेक्ट्स पढ़े, मेरे तो तोते उड़ गए। सुनो जरा, स्वॉर्ड ओपन्स द हेवनली गेट, ये कोई ऐरा गैरा चाकू चलाना नहीं है। ये वो प्राचीन काल की कालजयी तलवारबाजी है कि जब ये तलवार चलेगी ना, तो मरे हुए जीवों को मोक्ष मिल जाएगा। जिंदा लोग यमराज के दर्शन कर लेंगे और आसमान के देवी देवता भी शांति से अपनी जगह बैठ जाएंगे। इतना तगड़ा इनाम देखकर मेरी आंखें चमक तो गईं, पर अगले ही पल मैंने अपनी कमान जैसी भौहें सिकोड़ लीं। भाई, दिल में एक बड़ा लोचा नजर आया। नियम के मुताबिक जब ब्लड एनर्जी और इमरो बढ़ती है तो बंदे का लेवल भी अपग्रेड होता है ना, पर मैं तो अभी भी वहीं 4th लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर बना बैठा था। मेरी गाड़ी आगे क्यों नहीं सरकी? क्या 4th लेवल को पार करने के लिए कोई अलग ही सेटिंग या जुगाड़ चाहिए? तभी मुझे अचानक उस माउंटेन, रिवर, सन एंड मून विजुअलाइजेशन मेथड की याद आई। मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। साला, इतने सालों से मेरी मेंटल पावर 100 पर ही अटकी पड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस 4th लेवल का ताला खोलने की चाबी मेरी मेंटल पावर में ही छिपी हो? इधर डरपोक साथियों का हाल देखो,
वहीं पास में खड़ा लियू त्यानहाओ थरथर कांप रहा था, मानो उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उसकी आंखों में मेरे लिए खौफ और इज्जत साफ दिख रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, भाई रे भाई, अच्छा हुआ उस दिन मैंने इससे ज्यादा बकवास नहीं की। अगर उस दिन इसने मेरे ऊपर ये तलवार चला दी होती तो आज मेरा भी इस लोहे की छिपकली की तरह सरेआम कीमा बन चुका होता। और नहीं तो क्या बेटा, बच गया तू। उधर बाहर तमाशा शुरू हो चुका था। अब जरा इस सीक्रेट जोन के बाहर का नजारा देखो। वहां सू जेहुआ नाम का अफसर इतना खुश था कि उसने तो एडवांस में शैंपेन की बोतलें मंगा ली थीं कि चलो भाई जश्न मनाओ। पर उसकी फूटी किस्मत, तभी सीक्रेट जोन एक्सप्लोरेशन ब्यूरो का एक कर्मचारी बदहवास भागता हुआ आया और चिल्लाया, सो डिप्टी डायरेक्टर, अनर्थ हो गया। इस भूतहा जंगल का एनर्जी लेवल अचानक पागल सांड की तरह भाग रहा है। इसने सी क्लास की लिमिट को तोड़ दिया है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। सुजेहुआ के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उसका फोन छीन लिया हो। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। और ठीक उसी वक्त उस सीक्रेट जोन के दरवाजे पर बना वो रहस्यमयी भंवर किसी फूले हुए गुब्बारे की तरह पलक झपकते ही 3 गुना बड़ा हो गया। हवा ऐसे चीखने लगी जैसे कोई भूत रो रहा हो। वहां जो पहरेदार खड़े थे उन्हें तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो भंवर की हवा के थपेड़ों से फुटबॉल की तरह दूर जा गिरे। बेचारी सुश्यानुआन का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो उस हिलते डुलते दरवाजे को देखकर कांपते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा लू चेन अंदर ठीक तो होगा ना? उसे कुछ होना नहीं चाहिए। इधर सुजेहुआ को अपनी बहन की फिक्र कम और मेरे से जलन ज्यादा हो रही थी। हाँ भाई, जलने वाले जलते रहें। अपनी बहन को सुरक्षित देखकर उसने तुरंत उस खौफनाक दरवाजे की तरफ देखा और गुस्से में बड़बड़ाया, लानत है, ये एनर्जी लेवल बिना किसी वार्निंग के ऐसे कैसे ब्लास्ट हो गया? अगर ये बी क्लास का सीक्रेट जोन बन गया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अब 5वीं या 6ठी रैंक के महाराक्षस पैदा हो सकते हैं। पूरे देश में अभी तक सिर्फ 5 ही बी क्लास वाले खतरनाक इलाके हैं और अब इन्हें कौन समझाए कि अंदर तुम्हारा भाई बैठा है, चाहे 5वीं रैंक आए या 6ठी। सबका सूपड़ा साफ होना तय है। वहां बाहर उस सुजेहुआ की तो ऐसी फटी पड़ी थी कि वो वहीं रोने ही वाला था। वो मन ही मन सोच रहा था कि हमारे पूरे देश में जो 5 बी क्लास वाले इलाके हैं ना, वहां छानबीन करने के लिए कम से कम एक 6ठी रैंक का गॉड लेवल डांसर और उसके साथ कई सारे 5वीं रैंक के महायोद्धा भेजे जाते हैं। और यहाँ हमारे इस तियानशुई जैसे छोटे से शहर में ऐसा खौफनाक इलाका बनने जा रहा था। सुजेहुआ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हुए बड़बड़ाया, बर्बाद हो गए भाई। आज का ये लाइव स्ट्रीम पूरे देश में टहलका मचाने वाला था। एक भी गलती भारी पड़ सकती थी। और अब ये बवंडर हो गया। अंदर गई टीम का तो कीमा बन जाएगा। ट्विस्ट पे ट्विस्ट। जब मेरा जलवा दोबारा दिखा तभी वह हांफता हुआ कर्मचारी फिर से दौड़कर आया और जोर से चिल्लाया, सर सर, रुक गया। एनर्जी लेवल बढ़ना बंद हो गया है। ये सी क्लास के आखिरी बॉर्डर पर आकर ठहर गया है, बी क्लास में नहीं बदला। सुजेहुआ ने जैसे ही ये सुना उसने राहत की ऐसी सांस ली मानो यमराज के पास से लौटकर आया हो। इसी बीच जो लाइव स्ट्रीम का स्क्रीन डर के मारे लैग दिल कर रहा था वो भी एकदम क्लियर हो गया। और स्क्रीन पर क्या दिखा? आपका भाई यानी लू चेन। वहां मेरे चारों तरफ एक नहीं बल्कि कई सारे विशालकाय राक्षसों की लाशों का ढेर लगा हुआ था। और भाई स्टाइल चेक करो, हर एक राक्षस को बीच से एकदम बराबर 2 टुकड़ों में काटा गया था और उनके कट इतने चिकने और साफ थे मानो किसी ने उन्हें पॉलिश किया हो। सबके सब एक ही झटके में ढेर। मैं वहां उन मरे हुए राक्षसों के बीच एकदम कूल होकर खड़ा था। मेरी तलवार धूप में चमक रही थी और मेरे चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो ये खूनी जंग नहीं बल्कि सुबह की वॉक हो। आखिर गॉड लेवल बंदा हूं, घमंड किस बात का। इधर मेरे साथ आए वो 9 डरपोक डांसर साइड में खड़े होकर मक्खियों की तरह अपना मुंह फाड़े मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में मेरे लिए ऐसा खौफ था कि उनका बस चलता तो वहीं मेरे पैरों में गिर जाते। सुजेहुआ की फटी पर पिक्चर अभी बाकी है। सुजेहुआ ने जब देखा कि मैं अभी जिंदा हूं और सब ठीक है तो उसके डीले पड़े कंधों में थोड़ी जान आई। पर वो ठहरा डरपोक अफसर, उसने सोचा भले ही ये बी क्लास ना बना हो पर एनर्जी तो बहुत हाई है। क्या पता अंदर कोई 5वीं रैंक का दानव छिपा हो। रिस्क नहीं लेने का बाबू भैया। उसने तुरंत माइक उठाया और चिल्लाकर बोला, लू चेन, गेम चेंज हो चुका है। ये मिशन यहीं खत्म किया जाता है। सबको साथ लो और फौरन बाहर निकल कर आओ। पर भाई किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी उसकी आवाज गूंज ही रही थी कि पास के दलदल से एक ऐसी भयानक दहाड़ सुनाई दी कि पूरा जंगल कांप उठा। वो कीचड़ और पानी ऐसे उबलने लगा जैसे नीचे किसी ने आग लगा दी हो। और तभी दलदल को चीरते हुए 20 मीटर लंबा एक जिंदा पहाड़ बाहर निकला। बाहर बैठे सुजेहुआ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। वो बिना सोचे समझे माइक पर पागलों की तरह गला फाड़कर चीखा, लू चेन भागो, जल्दी भागो। वो 5वीं रैंक का महाराक्षस है, वन आइड जाइंट क्रोकोडाइल। बाकी डांसर्स की तो पैंट गीली हो गई।
जैसे ही ये आवाज अंदर बाकी डांसर्स के कानों में पड़ी, सबके तोते उड़ गए। कोई रोने लगा। अरे भाई, ये क्या बदकिस्मती है, हम तो सिर्फ 3 री रैंक के पिद्दी डांसर हैं। किसी के पैर ऐसे कांपे कि वो वहीं कीचड़ में ढह गया। 5वीं रैंक का राक्षस, इसके सामने तो हम चींटी बराबर भी नहीं है। ये तो हमें दांत कुरेदने के लिए भी इस्तेमाल न करे। पर भाई, अब भागने का टाइम कहां था। उस 5वीं रैंक के दैत्य मगरमच्छ ने अपने पिछले पैरों पर पूरा जोर लगाया और एक तोप के गोले की तरह हवा में उछल गया। वो 20 मीटर लंबा भारी भरकम मगरमच्छ आसमान में किसी उड़ते हुए पहाड़ की तरह नजर आ रहा था, जो सीधे हमारी तरफ ही गिर रहा था। अब इन सबको कौन समझाए कि ये मगरमच्छा खुद मेरे हेवनली गेट वाले शॉट का शिकार बनने आ रहा है। आने दो साले को, इसका भी शिकार करेंगे। अब सीन देखो कैसा भयानक हो चुका था। वो 20 मीटर लंबा मगरमच्छ हजारों टन की ताकत लेकर आसमान से सीधे हमारी तरफ ऐसे गिरा जैसे कोई उल्कापिंड आ रहा हो। उसने हमारा पीछे हटने का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया था। अब यहां लियू त्यानाहाओ का हाल सुनो। साले के होंठ ऐसे कांप रहे थे जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। चेहरा कागज जैसा सफेद हो चुका था। वो मन ही मन रो रहा था। अरे दादा, मैं तो यहां सिर्फ अपनी प्रोफाइल चमकाने और थोड़ा सा टॉर्च लेने आया था कि चलो एक सीक्रेट जोन घूम कर आते हैं। यहां तो साला सीधे टिकट ही कटने वाली है। उधर बाहर डायरेक्टर सुजेहुआ की छाती ऊपर नीचे हो रही थी। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और पागलों की तरह एक ही रट लगाए बैठा था। गए, सब के सब मारे गए। इस सिचुएशन से अब हमें कोई नहीं बचा सकता। जब तक आसमान से कोई 6ठी रैंक का गॉड लेवल योद्धा खुद उतरकर न आ जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पर हमारे इस छोटे से त्यांशुई शहर में हम ऐसा भगवान जैसा बंदा लाएंगे कहां से। अब एंट्री हुई गॉड लेवल मेरे असली रूप की। जब सब लोग अपनी आखिरी दुआएं मांग रहे थे, तभी अचानक बूम, मेरे पूरे शरीर से एक जादुई हरी रोशनी निकली और मेरे पीछे एक विशालकाय ग्रीन ड्रैगन का साया हवा में तैरने लगा। कैमरे के लाइव फुटेज में साफ दिखा कि मेरी गर्दन पर धीरे धीरे हरे रंग के ड्रैगन वाले स्केल्स, तराजू जैसे निशान उभरने लगे हैं और मेरी आंखों का रंग बदलकर एकदम चमकीला सोने जैसा हो गया। हाँ भाई, वही गॉड लेवल एक्टिवेट हो चुका था। तभी मेरी तलवार से एक तीखी आवाज गूंजी, वुंश। मैंने तलवार उठाई और मन में कहा, स्वॉर्ड ओपन्स द हेवनली गेट। अगले ही पल उस सीक्रेट जोन का आसमान ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य महाशक्ति ने उस पर काला पर्दा डाल दिया हो। चारों तरफ दिन में ही अंधेरा छा गया और हवा में तैरती हुई लाखों तलवारों के साए दिखने लगे। हर एक तलवार पर प्राचीन काल के जादुई मंत्र चमक रहे थे, जो इतने रहस्यमयी थे मानो खुद ब्रह्मांड के नियम हो। वहां मौजूद लोग मुझे इस रूप में देखकर ऐसे हक्के बक्के रह गए मानो उन्होंने किसी साक्षात तलवारों के देवता को देख लिया हो। वो कभी मुझे देखते तो कभी आसमान में तैरती लाखों तलवारों को। सबकी बोलती बंद थी, यहां तक कि वो खूंखार एक आंख वाला दानव मगरमच्छ भी हवा में ही ठिठक गया। जानवरों के अंदर जो खतरे को भांपने का छठा सेंस होता है ना, उसने उसे चिल्लाकर कहा, भाग साले भाग, यहां तेरी मौत खड़ी है। पर भाई, मेरे गॉड लेवल के प्रेशर ने उसे जमीन पर ऐसा जकड़ रखा था कि उसके चारों पैर जाम हो गए। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। और फिर खेल खत्म, पैसा हजम। मैंने हल्के से अपनी सांस रोकी और बड़े प्यार से अपनी तलवार को उस मगरमच्छ की तरफ नीचे की ओर लहरा दिया। कड़क आसमान में बना वो प्राचीन कांस्य का हेवनली गेट भर भराकर टूट गया और उसके अंदर से एक विशाल हरी ड्रैगन जैसी तलवार की धार चीखती हुई बाहर निकली। मगरमच्छ को समझ आ गया था कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए अपने मुंह से एक काली जहरीली गैस निकाली और उसकी एक मजबूत ढाल बना ली। पर भाई, मेरी इस गॉड लेवल की तलवार के सामने वो जहरीली ढाल ऐसी थी जैसे पानी का बुलबुला। तलवार की उस रोशनी ने एक ही झटके में उस ढाल को उड़ाया और मगरमच्छ के सिर से लेकर उसकी पूंछ तक बीचों बीच से उसे 2 हिस्सों में चीर दिया। सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, उसके नीचे की जमीन भी 2 टुकड़ों में बट गई और वहां एक इतनी गहरी खाई बन गई जिसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। इस धमाके की गूंज इतनी खतरनाक थी कि लाइव स्ट्रीम देख रहे करोड़ों लोगों के हेडफोन और स्क्रीन में कर्र कर्र की आवाज आने लगी, मानो सच में आसमान फट गया हो। लोग स्क्रीन के सामने बुत बनकर बैठे थे। उनके सिर के बाल खड़े हो चुके थे और रोंगटे खड़े हो गए थे। अब बोलो बेटा सुजेहुआ, लाऊं किसी 6ठी रैंक के राजा को या तुम्हारा भाई अकेला ही काफी है? उस धमाके के बाद तो ऐसा लगा जैसे लाइव स्ट्रीम देख रहे करोड़ों लोगों के दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया हो। सबकी बॉडी में एक ऐसी सिहरन दौड़ गई कि पैर की उंगली से लेकर सिर के बाल तक सुन्न पड़ गए। जो जनता थोड़ी देर पहले तक कमेंट्स की बौछार कर रही थी, वो अब कीबोर्ड चलाना ही भूल गई। पूरा चैट बॉक्स एकदम खाली, सन्नाटा। लोग बस फटी आंखों से स्क्रीन को घूरे जा रहे थे, मानो उन्होंने साक्षात यमराज को लाइव देख लिया हो। इधर उस पलटू लिन जियाओ का ड्रामा तो देखो। भीड़ के बीच खड़ा वो लिन जियाओ, भाई साहब, उसके चेहरे पर जो पछतावे के भाव थे ना, उन्हें देखकर लग रहा था कि वो वहीं रो पड़ेगा। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच रखी थीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए और खून निकलने को हो गया। वो मन ही मन चीख रहा था, धत्त तेरे की,
ये तो 5वीं रैंक का महादैत्य था। इसे भी इस लू चेन ने ऐसे काट दिया जैसे कोई खीरा काट रहा हो। उसने डर और लालच के मारे अपने होंठों को दांतों से दबा लिया। पर भाई, अब उसकी आंखों में एक अजीब सी कट्टर दीवानगी आ चुकी थी। उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। अब चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे पैरों में गिरना पड़े या कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं इस लू चेन की जिंदगी में वापस जाकर ही रहूंगा। अरे भाई, कोई इस चूहे को समझाओ कि शेर अब आसमान में उड़ रहा है। तुम्हारी औकात अब उसके पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। और उधर बड़े साहब का दिमाग घूम गया। इधर बाहर खड़ा वो वीआईपी अफसर सुझे हुआ। भाई, उसकी तो सिट्टी पिट्टी ऐसी गुम हुई कि वो पागलों की तरह अपनी आंखें मलू जा रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसने शैंपेन की जगह कच्ची शराब पी ली है और उसे कोई मतिभ्रम हो गया है। वो अपनी आंखें साफ करते हुए बड़बड़ाया, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये लुचेन साला असल में किस बला का नाम है? इसकी असली औकात क्या है? कहीं ये सचमुच कोई छठी रैंक का गॉड लेवल योद्धा तो नहीं है? अब सुनो, ये सुजे हुआ कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं है। ये येनचिंग शहर के सबसे बड़े और रईस सु खानदान का बड़ा बेटा है। इसने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े सूरमा, दिग्गज और बाहुबली देखे हैं। पर भाई, लू चेन जैसी कम उम्र में इतना खौफनाक और गॉड लेवल का बंदा उसने अपने पूरे खानदान के इतिहास में नहीं देखा था। यहां तक कि जो सदियों पुराने प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों के वारिस होते हैं ना, जो बचपन से जड़ी बूटियां खाकर बड़े होते हैं, वो भी लू चेन के इस जलवे के सामने किसी कॉलोनी के बच्चे जैसे लग रहे थे। चलो सुबाबू, अब आंखें मलो या सिर पटको। तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि जिसे तुम मामूली शार्क हंटर समझ रहे थे, वो तो पूरी दुनिया का शिकार करने निकला है। पहली बार में ही 5वीं क्लास के इस खतरनाक मॉन्स्टर का काम तमाम करने पर बहुत बहुत बधाई भाई। इनाम में मिला है अनलिमिटेड रीजनरेशन, पान का किलर टैलेंट। मतलब साफ है, जब तक शरीर में खून की एक भी बूंद यानी की और ब्लड बाकी है, तुम पलक झपकते ही अपने जख्म तो क्या, कटे हुए हाथ पैर तक वापस ला सकते हो। और सोने पर सुहागा देखो, पैसिव इफेक्ट ये मिला है कि अब दुनिया का कोई भी जहर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे ही सिस्टम की ये आवाज मेरे कानों में गूंजी, मेरी वो हमेशा शांत रहने वाली आंखें भी थोड़ी सी चमक उठी। मैंने मन ही मन सोचा, भाई साहब, ये अनलिमिटेड रीजनरेशन तो थ्योरी के हिसाब से अमर होने जैसा है। अगर मैंने इसका सही इस्तेमाल सीख लिया ना, तो ये सीधे गॉड लेवल की पावर है। इधर मेरी आंखों में चमक आई और उधर मेरे लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन तो पागल ही हो गया। भाई, कसम से जनता ऐसे कमेंट्स बरसा रही थी कि इंसानी आंखें भी पढ़ ना पाएं। स्क्रीन पर शब्दों का ऐसा सैलाब आया कि पुराना सब बह गया। लाइव रूम की पॉपुलैरिटी और व्यूज इस कदर रॉकेट की स्पीड से भागे कि पूछो मत। सो डिप्टी डायरेक्टर, लाइव देखने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि आंकड़ा 3 पेज पार कर चुका है। हमारा सर्वर बस अभी ब्लास्ट होने ही वाला है, संभालो। तकनीशियनों की इस चीख पुकार ने वहां बुत बनकर खड़े डिप्टी डायरेक्टर सू जेहुआ को होश में ला दिया। उन्होंने अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर चिल्लाया, अरे ओए, जल्दी करो, जल्दी, तुरंत नए सर्वर्स का अप्रूवल लो और उन्हें जोड़ो। कुछ भी हो जाए, ये लाइव स्ट्रीम रुकनी नहीं चाहिए, समझे? जब बड़े बड़े सूरमाओं ने घुटने टेक दिए, लेकिन अभी तो असली तमाशा शुरू होना बाकी था। अगले ही पल एक और बंदे की आवाज आई, जो इतनी हैरान थी कि सूझे हुआ का दिल सीधे हलक में आ गया। पहला झटका, डिप्टी डायरेक्टर ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स अलायंस का ऑफिशियल अकाउंट लाइव रूम में घुस चुका है। जेहुआ की आंखें फटी की फटी रह गईं। अभी वो इस झटके को हजम भी नहीं कर पाए थे कि बैक टू बैक बम फूटने लगे। दूसरा झटका, सर, मार्शल आर्ट्स अलायंस वाले अंधाधुंध गिफ्ट्स की बरसात कर रहे हैं। 100 रॉकेट्स भेजकर वो सीधे डोनर्स लिस्ट में नंबर 1 बन गए हैं। तीसरा झटका, सर रुकिए, सीक्रेट रेम एक्सप्लोरेशन ब्यूरो के हेडक्वार्टर का ऑफिशियल अकाउंट भी आ गया। चौथा झटका, हेडक्वार्टर वालों ने सीधे 200 रॉकेट्स मार दिए। उन्होंने मार्शल आर्ट्स अलायंस को लात मारकर नंबर 1 की गद्दी छीन ली है। क्लाइमेक्स, सर, अनर्थ हो गया। ये दोनों सबसे बड़े ऑफिशियल अकाउंट्स आपस में ही भिड़ गए हैं। गिफ्ट्स की जंग छिड़ गई है। ये सब सुनकर सूझे हुआ का सिर चकराने लगा। उन्हें लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। मार्शल आर्ट्स अलायंस और एक्सप्लोरेशन ब्यूरो, ये पूरे देश के 2 सबसे बड़े और रसूखदार नाम हैं। वैसे तो कायदे से इस लाइव स्ट्रीम में गिफ्ट भेजने का ऑप्शन बंद था, क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते। लेकिन भाई, जब भेजने वाले खुद नियम बनाने वाले हों तो कौन रोकेगा? सुजेहुआ ने थूक गटका। डर तो लग रहा था, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उनके सीने में एक अजीब सा सुकून और गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने जिंदगी में जितनी घिसाई की, जितने पापड़ बेले, वो इसी दिन के लिए तो थे कि दुनिया मुझे पहचाने। आज आखिरकार मैंने वो कर दिखाया। भैया,
जल्दी अपना फोन देखो, पूरा इंटरनेट हैंग हो गया है, सारे सोशल मीडिया ब्लास्ट कर चुके हैं। उनकी छोटी बहन सू शियाओनुआन की कांपती हुई आवाज ने सू झे हुआ को ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। उन्होंने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर उंगलियां चलाईं। ट्रेंडिंग नंबर 1 जी ग्रेड सीक्रेट रेम में दिखा। 5वीं क्लास का मॉन्स्टर शार्क बो के एक तीर ने किया ढेर। ट्रेंडिंग नंबर 2 एक तीर से खुला आसमान का दरवाजा, 5वीं क्लास का दानव साफ। ट्रेंडिंग नंबर 3 तियानशुई शहर को मिलने वाला है इतिहास का सबसे युवा 5वीं क्लास का मार्शल आर्टिस्ट शार्क इमोर्टल। भाई, इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पर ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ और सिर्फ लू चेन यानी मेरे नाम का कब्जा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश के इंटरनेट को किसी ने हैक करके सिर्फ मेरा नाम लिख दिया हो। और ठीक इसी वक्त यानजिंग शहर के आलीशान और रसूखदार बेइमिंग परिवार के अंदर भी यानजिंग शहर के बड़े और रसूखदार बेइमिंग परिवार के अंदर का माहौल एकदम गरमाया हुआ था। खानदान के बड़े मुखिया बेइमिंग चांग अपनी आलीशान कुर्सी पर ऐसे जमे हुए थे जैसे पूरे शहर के राजा हों। उनकी नजरें सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां मेरा लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो देखकर उनके मुंह से निकला, भाई साहब, क्या गजब का दांव खेला है इस लड़के ने। इस लौंडे का पोटेंशियल तो 7वें आसमान पर है, ये लड़का रुकने वाला नहीं है। अब सुनो असली ट्विस्ट। उनके ठीक पीछे एक लंबी टांगों वाली लड़की खड़ी थी, जिसकी पीठ पर एक भारी भरकम तलवार टंगी थी। वो कोई और नहीं, बेइमिंग खानदान की सबसे तेज तर्रार बेटी थी। वो भी स्क्रीन पर मुझे ही घूर रही थी। उसकी ठंडी बर्फीली आंखों में मुझे देखकर एक अजीब सी चमक आ गई थी, मानो कह रही हो, बेटा, टक्कर का मुकाबला तो अब मिला है। उसके अंदर का फाइटर मोड ऑन हो चुका था। मुखिया बेइमिंग चांग ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, पर उन्हें अपनी बेटी के इरादों की भनक लग गई। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्यों चिंगई हुए, मन कर रहा है ना इससे 2-2 हाथ करने का। बेइमिंग चिंगयुए ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज पहाड़ों के ठंडे पानी जैसी साफ और बर्फीली थी, जिसमें गजब का एटीट्यूड था। वो बोली, दम तो है बंदे में, मेरे लेवल का कंपटीशन बन सकता है ये। बाप ने भी हंसकर हरी झंडी दे दी। तो फिर देर किस बात की है, जा और दिखा दे अपनी ताकत। अब जरा रुक करते हैं यानजिंग शहर के दूसरे बड़े रसूखदार नानगोंग परिवार की तरफ। वहां का सीन एकदम अलग था। वहां के मुखिया नानगोंग लिए का चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था और माथे पर बल थे। वो अपनी भारी आवाज में दहाड़े, अरे, ये लू चेन नाम का कीड़ा अचानक कहां से पैदा हो गया? आज से पहले मैंने कभी इसका नाम क्यों नहीं सुना? वहां बैठे खानदान के सारे बुजुर्ग और चापलूस चमचे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब ऐसे बैठे थे जैसे सांप सूंघ गया हो। नानगोंग लिए ने गुस्से में टेबल पर इतनी जोर से हाथ मारा कि चाय के कप हिल गए। वो दांत पीसते हुए बोले, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अभी के अभी जाओ और इस लड़के की कुंडली निकालो। कुछ ही महीनों में नेशनल यूथ वॉरियर लीग शुरू होने वाली है और ये मामला सीधे कुनलुन सीक्रेट रेम से जुड़ा है। मैं अपने प्लान में रत्ती भर भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? इधर ये रईस खानदान परेशान थे, उधर ड्रैगन किंगडम के किसी बेहद गुप्त और अंधेरे बंकरनुमा महल में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। चारों तरफ दीवारों पर काले झंडे लटके थे, जिन पर खोपड़ी के डरावने निशान बने हुए थे। वहां सबसे ऊंचे सिंहासन पर एक साया बैठा था, जो सिर से पैर तक काले कपड़ों में छुपा था। उसकी आवाज सुनकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वह कोई मर्द है या औरत। उस रहस्यमयी साये ने कहा, इस लड़के ने तियानशुई शहर में हमारे प्लान की वॉट तो लगाई है, लेकिन इस बंदे में दम है। यह हमारी तियान रेन संस्था का एक बेहतरीन मोहरा बन सकता है। जाओ, इससे कांटेक्ट करो। अगर यह हमारे साथ जुड़ने को राजी हो जाए तो इसे अपनी गैंग में शामिल कर लो, और अगर न माने तो मिलकर इसका काम तमाम कर दो। जैसे ही उसने यह हुक्म दिया, अंधेरे में से 2 परछाइयां बाहर आईं, एक लड़की और एक बेहद लंबा पतला आदमी। दोनों ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा। इन सब साजिशों से बेखबर मैं वहां तियानशुई के उस सीक्रेट रेम के घने जंगलों में था। जैसे ही मैंने आखिरी मॉन्स्टर की गर्दन नापी, मेरा मिशन पूरी तरह और एकदम ढासू तरीके से कंप्लीट हो गया। भाई, मेरा आकी और ब्लड का स्कोर अब सीधे 1390 पर पहुंच चुका था। तभी वो लियू जिहाओ, जो पहले बहुत हवा में उड़ रहा था, हाथ में एक थैला लिए दबे पांव डरते डरते मेरे पास आया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। वह हकलाते हुए बोला, लू भाई, अरे नहीं, लू सर, ये लीजिए, इस थैले में वो सारे मॉन्स्टर्स के कोर, कीमती जड़ी बूटियां और रेयर मिनरल्स हैं जो हमने इकट्ठे किए थे। ये सब आपका है। कसम से हमने एक ढेला भी नहीं छुआ। मैंने उसकी तरफ थोड़ी हैरान नजरों से देखा, पर मैंने ज्यादा नौटंकी नहीं की और सीधे थैला हाथ में ले लिया। वैसे भी अंदर के सारे मॉन्स्टर्स को तो मैं चुन चुन कर साफ कर ही चुका था, तो वहां रुककर टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं था। बाकी के जितने भी वॉरियर्स वहां थे, वो सब मेरे पीछे पीछे ऐसे चलने लगे जैसे मैं उनका मसीहा हूं।
उनकी आंखों में मेरे लिए जो खौफ और इज्जत थी वो देखने लायक थी। जैसे ही मैंने उस सीक्रेट रेम के दरवाजे से बाहर कदम रखा, भाई साहब, चारों तरफ से कैमरों ने मुझे घेर लिया। फ्लैशलाइट्स ऐसे चमक रही थीं जैसे आसमान से बिजलियां गिर रही हों। लोगों का शोर और तालियां किसी समंदर की लहरों की तरह मुझ पर बरस रही थीं। वहां खड़ी लेडी एंकर तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि उसकी आवाज ही बदल गई। बेचारी हड़बड़ाते हुए बोली, लू सर, प्लीज देश को बताइए, आपने सिर्फ एक तीर से 5वीं क्लास के उस खूंखार मॉन्स्टर को कैसे धूल चटा दी, और इस वक्त आपकी असली ताकत का लेवल क्या है। वो एक सीनियर एंकर थी जिसने बड़े बड़े शहरों के लाइव शोज किए थे, लेकिन ऐसा पागलपन उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो पूरी तरह से मेरी दीवानी हो चुकी थी। अब इससे पहले कि मैं दिमाग लगाता कि इस सवाल का क्या ढाकर जवाब दूं, तभी भीड़ को चीरती हुई एक आलीशान गाड़ी वहां आकर रुकी। तभी भीड़ को चीरती हुई एक ऐसी आवाज गूंजी कि कान के पर्दे फट जाएं। कोई बहुत ही नखरे और मक्खन मारते हुए चिल्लाया, लू चेन, चलो ना, अब हमारे बीच सब ठीक कर लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा सरप्राइज गिफ्ट लाई हूं। इस मीठी छुरी जैसी आवाज को सुनते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सबने गर्दन घुमाकर देखा तो भाई साहब, सामने से मैडम लिन जियाओ सज धज कर, एकदम महंगी ड्रेस पहनकर मटकती हुई भीड़ से बाहर आ रही थीं। चेहरे पर ऐसी नकली मुस्कान थी जैसे दुनिया की सबसे मासूम लड़की यही हो। वो सीधे मेरे सामने आई और बिना कोई मौका गंवाए उस बेचारी लेडी एंकर को कोहनी मारकर साइड कर दिया। एंकर को हटाकर वो कैमरे के सामने दांत निकालती हुई बोली, हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। एक्चुअली मैं लू चेन की गर्लफ्रेंड हूं और मुझे अपने होने वाले पति से कुछ बेहद पर्सनल बातें करनी है। बेचारी एंकर का मुंह देखने लायक था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और वो सोच में पड़ गई कि ये बीच में कहां से टपक पड़ी। लेकिन मीडिया के सामने तमाशा ना हो, इसलिए वो बेमन से थोड़ा पीछे हट गई। मैडम लिन जियाओ ने जब देखा कि एंकर साइड हो गई है तो उसने मन ही मन खुशियों के लड्डू फोड़े। फिर उसने मेरी तरफ अपनी वो शातिर आंखें घुमाई जिनमें इस वक्त ऐसा नकली प्यार और तड़प तैर रही थी मानो मेरे बिना इसकी जिंदगी नरक बन चुकी हो। वह कैमरे के सामने रोनी सूरत बनाकर बोली, लू चेन बाबू, प्लीज मेरी बात सुनो। वो जो कुछ भी पहले हुआ ना, वो सब मैं जानबूझकर सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए कर रही थी। तुम 24 घंटे सिर्फ उस गंदी दुकान पर मछलियां काटने में बिजी रहते थे, मुझे थोड़ा भी टाइम नहीं देते थे। इसलिए मैंने तुम्हें जलाने के लिए और तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उस दूसरे लड़के का नाटक किया था ताकि तुम मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल सको। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाती हूं, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। चलो ना, प्लीज हम फिर से एक हो जाते हैं। इतना बोलकर उसने अपने महंगे सैंडल संभाले और बैग में हाथ डालकर एक चमचमाता हुआ अंगूठी का डिब्बा निकाला। उसने बड़े सलीके से उस डिब्बे को खोला जिसमें एक महंगी सी रिंग चमक रही थी। लू चेन, ये देखो, सच तो ये है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत पहले ही ये प्रपोजल रिंग खरीद चुकी थी। मैं तो बस एक सही मौके का इंतजार कर रही थी। और भाई साहब, इसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो मेरे पैर तले जमीन ही खिसक गई। उसने आप देखा ना था, लाइव कैमरे के सामने उन लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच घुटनों के बल बैठकर मुझे सरेआम प्रपोज कर दिया। वहां खड़े लोग तो एकदम सन्न रह गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। जो लड़की 2 दिन पहले मुझे मछली काटने वाला भिखारी समझकर लात मार चुकी थी, वो आज मेरे स्टार बनते ही घुटनों पर आ गई। भीड़ में खड़ी लड़कियों और लाइव स्ट्रीम देख रही जनता का तो खून खौल गया। लड़कियां कमेंट्स में और आपस में बड़बड़ाने लगीं, शर्म नहीं आती इस लड़की को? जब भाई का टाइम खराब था तब तो मुंह मोड़ लिया, और आज जब वो पूरी दुनिया का हीरो बन गया तो गर्लफ्रेंड बनकर हक जताने आ गई। थू है ऐसी नौटंकी पर। वहीं थोड़ी दूर खड़ी सुशियानुआन जब ये सब देख रही थी तो उसने गुस्से और बेबसी में अपने होंठ चबा लिए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल जोर से भींच दिया हो। एक अजीब सा खट्टा और बेहद कड़वा एहसास उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो खुद आगे बढ़कर मुझे मिशन पूरा करने की बधाई देना चाहती थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह बेशर्म औरत इतनी जल्दीबाजी में सारा मौका ही मार ले जाएगी। सुशियानुआन ने अपना छोटा सा मुंह फुला लिया। उसके मासूम दिल में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जबरदस्त कड़वाहट और मायूसी भरी थी। इधर लिन जियाओ को भी अपने आसपास खड़े लोगों के गुस्से और नफरत भरी निगाहों का एहसास हो रहा था। उसका दिल अंदर से कांप रहा था, लेकिन अब जब वो इस ढोंग में कूद ही चुकी थी तो उसे मजबूरी में इसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। उसने अपने मन को तसल्ली दी, अगर मैं उसकी इस नौटंकी को मान लेता हूं, अगर मैं उसके साथ फिर से रिश्ता जोड़ लेता हूं, तो आज उसने अपनी इज्जत का जो तमाशा बनाया है वो सब वसूल हो जाएगा। लिन जियाओ ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में बनावटी बेचारगी और मिन्नतें थीं। वो बेहद नखरे दिखाते हुए और हक जताते हुए बोली, क्या तुम मुझे ऐसे ही घुटनों के बल बैठी रहने दोगे? और उस वक्त जब मैंने अपने सामने घुटने टेके बैठी इस लिन जियाओ को देखा तो मेरे मुंह से अचानक एक ठहाका निकल पड़ा।
मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से वो अंगूठी ले ली। लिन जियाओ की आंखों में उसी पल जीत की एक चमक कौंधी। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठीं और चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं उसे माफ कर ही दूंगा। वो मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। चलो अच्छा है, अब से मैं एक आलीशान और सम्मानित वॉरियर की पत्नी कहलाऊंगी। लेकिन वो अब भी खड़ी होने की सोच ही रही थी कि उसने देखा मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार चलाई और हवा में ही उस अंगूठी के परखच्चे उड़ा दिए। वो कीमती अंगूठी एक झटके में मलबे और धूल का ढेर बनकर हवा में बिखर गई। सूरज की रोशनी में चमकते हुए वो बारीक कण ऐसे उड़ रहे थे मानो लिन जियाओ के झूठे हुस्न और उसके घमंड के टुकड़े टुकड़े होकर हवा में तैर रहे हों। मेरे चेहरे पर इस वक्त एक ठहरे हुए समंदर जैसी शांति थी। न कोई गुस्सा, न कोई अफसोस। मैंने अपनी जुबान से एक शब्द तक नहीं निकाला और न ही उस औरत को दोबारा अपनी आंख उठाकर देखा। मैं सीधा उस ढोंगी को वहीं मलबे में छोड़ सीधे सुशाओनुआन की तरफ बढ़ गया। उस सक तरफ चल दिया। सुसी कुछ न कहना ही। उसाखे इस वक्त उस औरत के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती थी। लिंजाओ का चेहरा उसी पल सफेद पड़ गया। ऐसा लगा मानो उसके शरीर से किसी ने जान ही निकाल ली हो। वो सुन्न पड़ी आधी घुटनों के बल जमीन पर बैठी रही। उसके चेहरे का वो कबाड़ा और शर्मिंदगी लाइव स्ट्रीमिंग के कैमरों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। अगले ही पल वो घबराकर खड़ी हुई और लड़खड़ाती आवाज में बोली, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे पहले कितना प्यार करते थे। हमारे पास अभी भी एक मौका है ना? लेकिन अफसोस, उसकी इस बकवास को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मैं, सुजेहुआ और सुशाओनुआन कंधे से कंधा मिलाकर वहां से निकल गए और एक ही गाड़ी में बैठकर दूर चले गए। पीछे सिर्फ लिन जियाओ की चीखें और उसकी बेबसी हवा में गूंजती रह गई। और ठीक उसी वक्त जब उसे लगा कि वो मुझे पूरी तरह खो चुकी है, अचानक एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ हमारी स्पेशल बस के अंदर सुजेहुआ बेहद एक्साइटेड होकर बोल रही थी, ये लाइव टास्क तो एकदम सुपरहिट रहा। तुम्हें अंदाजा भी है, मार्शल आर्ट्स अलायंस और सीक्रेट ड्रीम ब्यूरो, इन दोनों बड़े ऑफिशियल अकाउंट्स ने लाइव चैट में गिफ्ट्स की ऐसी बौछार की कि दोनों आपस में ही भिड़ गए। नंबर 1 स्पॉट पर आने के लिए दोनों ने मिलकर 2 करोड़ से ज्यादा उड़ा दिए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सरकारी अकाउंट्स को इस तरह पागल होते नहीं देखा। सच में यकीन नहीं हो रहा। वो हवा में हाथ हिला हिलाकर ऐसे इशारे कर रही थी मानो उसे अपना चमकता हुआ फ्यूचर साफ दिख रहा हो। इस बार की लाइव स्ट्रीमिंग ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, यहां तक कि उन शहरों से भी बेहतर परफॉर्म किया था जहां बड़े बड़े लेवल छह के वॉरियर्स बैठे हैं। इस बड़ी कामयाबी के दम पर सुजेहुआ के नाम के आगे से डिप्टी डायरेक्टर का टैग हमेशा के लिए हटने वाला था। लेकिन इन सब बातों से दूर मैं खिड़की के पास बैठा हुआ अपनी तलवार को चमकाने में मग्न था। मेरी उंगलियां बहुत धीरे और बारीकी से तलवार के हैंडल से लेकर उसकी नोक तक घूम रही थीं, जैसे मैं कोई बेहद पवित्र रस्म निभा रहा हूं। मुझे इस तरह देखकर सुजेहुआ थोड़ी देर के लिए चुप हो गई।